हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति पर। भारत की राजनीति में भी मैं बात करूंगा भारत के अपोजिशन पर, यानी कि भारत के जो विरोधी दल हैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन में क्लूलेस हो गए हैं। मतलब अब वो पूरी तरीका से कंफ्यूजन में है कि वो करें क्या, और उसी स्थिति में वो उल्टे सीधे बयानबाजी जो है करने लगे हैं। अब क्योंकि दो राज्य में विधानसभा चुनाव जो है सबसे पहले है, अभी तो बंगाल में है, उसके बाद यूपी के अंदर होने वाले हैं, और एक जो चुनाव है वो महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों की हम बात करेंगे क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, और इन दोनों राज्य के जो विपक्ष के नेता हैं उनमें जो बौखलाहट बहुत ज्यादा, एक में तो सत्ता में ही है, लेकिन दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं हम उनकी बात करेंगे। लेकिन लोग जो है अलग अलग तरीका से इस न्यूज का विश्लेषण करते हैं कि भारत का जो विपक्ष ये है, भारत का विपक्ष वो है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का जो विपक्ष है ना तो वो रणनीति से जूझ रहा है, ना कोई और तरीका के संसाधनों से, बल्कि अगर भारत का जो विपक्ष है सबसे किसी और चीज से जूझ रहा है तो वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन। वो अपने आप को एज ए इंडियन या एज ए हिंदू जो है रिकॉग्नाइज करने में उन्हें समस्या हो रही है। अगर आप एक देश जिसकी आबादी 80-85% हिंदू है, अगर वहां आप अपने आप को हिंदू नहीं कह पाते, या उस आइडेंटिटी से आप अपने आप को बचाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये हमें वोट दे दें, तो उसके लिए फिर आपको दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप कर सकते हैं कि उनको जो है जातिगत रूप से तोड़िए, यानी कि अलग अलग जातियों में उनको बांटिए। तो आज का जो विपक्ष है वो किसी और चीज से नहीं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। इसीलिए वो अपने आप को, अपनी वो आइडेंटिटी जो है, जो जनसंख्या 85% जिस एक मत को फॉलो करती है, उसके लिए फिर अगर आप उस आइडेंटिटी से बचते हैं और आपको वोट लेना है तो फिर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं। फूट डालो, फूट, वो अंग्रेजों वाली जो नीति है ना, फूट डालो शासन करो, तो फूट डाल करके शासन, फिर क्या करेंगे? जातियों के आधार पर उनको बांटिए, फिर एक एट्रोसिटी लिटरेचर लाइए और उसको थोपना शुरू कीजिए, देखो देखो तुम इनसे अलग हो। लेकिन वो जो बड़ा खतरा है, पूरा जो बड़ा वाला जो खतरा है उन पर, उसको वो अनदेखा करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, समझ गए? तो इसलिए फिर आप समाज को फूट डालते हैं, और जब आप समाज में फूट डालते हैं तो आप नकारात्मक राजनीति कर रहे होते हैं। इसीलिए नकारात्मक राजनीति जो है वो चलने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि आज समय है सोशल मीडिया का। आज से पहले ये राजनीति भारत में खूब चली है। कैसे चली है? कि भाई आप जो है मुसलमान को जो है ऐसे बनाकर रखिए कि अरे ये तो क्या है, भाई अल्पसंख्यक है, इनकी बात हर जो है, हिंदू को जो है आप नीचे रखिए, उनकी कभी बात मत कीजिए, उनके हित की बात मत कीजिए। लेकिन जैसे ही मुसलमान की बात आए तो ऐसा करिए जैसे कि भाई क्या हो गया, समझ गए? ये तो इतना दमितर, इतना कुचला है, उसे जो है अपना जो है पूरा गोदी में लेकर के घूम रहे हैं। ये जो राजनीति है, जब तक मीडिया जो थी इनके हाथ में थी, जब तक वो कंट्रोल वाली जो मीडिया थी, तब तक तो ये राजनीति चल गई। लेकिन अब ये राजनीति नहीं चलने वाली है। अब समझ गए? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें सिर्फ सोशल मीडिया है और ये एक बाउंसर है। अब ये जो बाउंसर आया है तो इससे क्या हुआ है कि लोगों तक वो खबर पहुंच रही है कि भाई अब हमारे पास में दो चीजें हैं, दो बात आ गई है कि भाई एक तो ये है कि करप्शन, ठीक, दूसरा है व्यक्तिगत पसंद और नापसंद, और तीसरा है सर्वाइवल। समझे? अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं, भाई देखो दुनिया जो है ना वो अलग तरीका से चलती है। अब उसमें अगर आप क्या है कि अगर आप एक व्यक्ति हैं तो उसमें आप दो तीन चीज देखेंगे, यार मेरा फायदा क्या है, ये मेरी जाति का है नहीं है, और लास्ट में जाकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो है सर्वाइवल। आज सोशल मीडिया की वजह से ये तुम देख रहे हो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या वो भारत में नहीं हो सकता? इन घटनाओं का इंपैक्ट, और जितने भी जो नेता हैं, खासकर विपक्ष के भी नेता जो हैं, वो कभी भी खुल करके उन्होंने उन लोगों के लिए, जो वहां के जो हिंदू हैं उनके लिए नहीं बोला। क्यों? और अगर वो जो हमास के जो मार रहा है, या इजराइल जो हमास को मार रहा है, उसके लिए बोलते हैं, तो ये जो सारी बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाती हैं, और जो लोग हैं फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये अपने लोग नहीं है। आज इसी चीज को लेकर के मैं बताने वाला हूं कि जो विपक्ष जो है वो क्यों इतना कंफ्यूज और कितना क्लूलेस क्यों है, इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी, और मैंने उसमें ये बताया था कि किस प्रकार से जो बीजेपी है वो दावा कर रही है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारी बंगाल में 200 प्लस सीटें आने वाली हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरी सारी वीडियोस एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर के वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सारी लिंक, सारी पीडीएफ और जितना भी मटेरियल है आपको वहां मिल जाएगा, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सारी लिंक आपको वहां पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये आपको वहां मिलेगा। और वहां पर मैंने बताई थी कि भाई किस प्रकार से जो अमित शाह है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला। अब उसी के बाद प्रतिक्रिया आती है टीएमसी की साइड से। अब टीएमसी के साइड से जो प्रतिक्रिया आती है वो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। वो कहते हैं कि हाँ, अगर हम टीएमसी चाहे, यानी कि वो चाहे, तो अमित शाह अपने होटल से बाहर नहीं जा सकते।
सोचिए, एक देश का गृह मंत्री है, ये राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब एक दोनों ही संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। अब आप सोचिए इस बात को कि एक किस तरीका का बयान उनके लिए दे रही हैं। एक मर्यादा देखिए, ये क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है। अब देखिए, चुनाव आयोग से अभिषेक बनर्जी का टकराव। चुनाव आयोग से क्यों टकराव है? वो कह रहे हैं कि भैया ये जो आप जो बूथ बनाएंगे जहां वोट डाली जाएंगी, सरकारी बिल्डिंग जो है उनको बनाइए। लेकिन चुनाव आयोग ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो सिनेरियो है अगर आप अच्छे से नहीं समझते तो आप जो है आपको लगेगा कि नहीं चुनाव आयोग ये गलत कर रहा है। वहां का सिनेरियो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी के गेट पर एक बूथ बनाया जाएगा, पूरी सोसाइटी वहां वोट डाल सकती है। क्लियर, ये उन्होंने आपके प्रावधान करा है। और दूसरा ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 1 करोड़ 36 लाख जो लोग हैं उनका दोबारा से एसआईआर की प्रोसेस के तहत उनको गुजारा गया। ये जो इशू थे इनको लेकर के जो है ये जो बयान आता है, अब ये तो बंगाल का बयान हो गया। अब दूसरी ओर जो विपक्ष है वो है उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ। अब वहां पर एक विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कभी तो कहते हैं कि एसआईआर अच्छा है, कभी कहते हैं नहीं नहीं एसआईआर में हमको जो है नुकसान है, कभी कहते हैं नहीं नहीं एसआईआर से बीजेपी को नुकसान है, कभी कहते हैं नहीं एसआईआर करा लीजिए लेकिन आधार कार्ड को शामिल कर। मतलब ये है कि वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नुकसान है या बीजेपी को नुकसान है या किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन की जो स्थिति है ये क्यों है, आज हम इसी पर जो है बात करने वाले हैं। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे निकल कर आती है। इसी तरीका से एक छोटा चुनाव है, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अजित पवार रहे हो या उनके जो भतीजे हैं उन दोनों के बीच में, दोनों संगठन बना लेते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों चचेरे भाई हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों नगर पालिका के जो चुनाव है उन्हें जीतने के लिए गठबंधन बना लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों तो ध्रुव विरोधी रहे हैं आपस में। लेकिन ये मजबूरी मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से एक भाई ये हो गया कि अब सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो चुकी है इन राजनीतिक दलों की। अब हम देखने वाले हैं इसे विस्तार से कि ये स्थिति बन क्यों रही है, ये आ कहां से रहे हैं। अब देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर आप जानते होंगे कि यूपी के अंदर बीजेपी का जो रथ है वो रुक गया और बीजेपी को जो सबसे ज्यादा सीटों का जो नुकसान हुआ था लोकसभा की वो यूपी से हुआ था। अब वो जो सीट थी वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को वो जो सीट थी वो दोनों को मिल गई थी जितनी सीट घटी थी बीजेपी की। अब इसे लेकर के उस टाइम पर बड़ा उत्साह था विपक्ष में। इन्होंने संगठन बनाया था इंडी, ठीक है, इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन जो है वो बनाया था इन्होंने और उसकी जीत से जो है ये सारे लीडर उसमें थे, ममता बनर्जी, ये सब लोग अपने। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है 3-4 स्टेटों में विधानसभा के चुनाव थे। उसमें आप देखोगे हरियाणा विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, आप एमपी का हो, फिर राजस्थान का हो, वहां से बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करती है इन सारी पार्टियों को। अब धीरे धीरे होता क्या है, उसके बाद ये होता है, फिर आता है बिहार का विधानसभा चुनाव। बिहार के विधानसभा चुनाव में फिर वही होता है, यानी कि अप्रत्याशित विजय जो है वो होती है बीजेपी की सभी स्टेट में। वहां से एक नारा निकल के आता है, वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि पहली फ्रस्ट्रेशन यहां से निकल के आती है और यहां से शुरू होती है नकारात्मक राजनीति की शुरुआत। अब ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत है ये अब इन जो इंडी गठबंधन के जो नेता जो हंस रहे थे, जो सोच रहे थे कि भाई वापस आ रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं, अब उनका खेल जो है दोबारा से खराब हो जाता है। जब उत्साह था लेकिन अब जो है फ्रस्ट्रेशन, और यही फ्रस्ट्रेशन जो है इसमें वो इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है 2000 लोकसभा चुनाव के बाद जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अब हो क्या गया है कि जैसे ही अप्रत्याशित जो विजय है बीजेपी की लगातार विधानसभा के चुनावों में हुई है और अभी ये 2 विधानसभा चुनाव यूपी और पश्चिम बंगाल, और जैसा कि लोग बता रहे हैं, विशेषज्ञ इस बात को बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर और यूपी के अंदर भी दोबारा से बीजेपी सरकार जो है अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो 200 प्लस सीट वो लेकर के आ रहे हैं और इसी तरीका से यूपी में भी 300 प्लस सीटें जो है बीजेपी की आने वाली हैं। तो ऐसा विशेषज्ञ जो है बता रहे हैं। अमित शाह फैक्टर, रणनीति जो विपक्ष जो है उसमें उलझ गई है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो कल बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पहले जो है बीजेपी ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक करने से बचती थी क्योंकि वो राज्य की अस्मिता और ये सब को लेकर के जो है इमोशनल गेम खेल लेती थी। लेकिन अब की बात जो है, जो 4-5 साल में पीछे करप्शन को लेकर के और या भाई भतीजेवाद को लेकर के या फिर जो राज्य की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसे लेकर के बीजेपी ने किस तरीका का समीकरण बैठा लिए हैं। महिला सुरक्षाओं को लेकर के आरजे का जो मेडिकल कॉलेज हुआ या वहां पर महिलाओं के साथ जिस तरीका से है ना टीएमसी के लीडर ने किस तरीका से सामूहिक जो है वो सब किया था, तो वो सारे को लेकर के जो है अपना नैरेटिव बीजेपी ने बना लिया है। और साथ ही साथ में उन्होंने अपना जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उनको मजबूत किया है। पिछली बार 2021 में जो चुनाव हुए थे वहां पर इन्होंने जो टीएमसी के बागी नेता जो थे उनको ही टिकट बांट दिए थे, लेकिन अब की बार ये गलती उन्होंने नहीं की है। कल मैंने डेटा दिखाए थे कि किस प्रकार से हर साल जो है बीजेपी का वोट शेयर और साथ ही साथ जो सीट है उनमें किस तरीका से वृद्धि हुई है। तो ये सारे कारण जो थे उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि 200 प्लस सीट की जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात लॉजिकल दिखाई पड़ती है।
अब है जैसे मैंने आपको बताया था कल भी ये कि कैडर के में जो जोश भरने के लिए तैयारी है, प्रत्यक्ष चुनौती दी जा रही है। अब की बार पहली बार से नहीं हो रहा कि भाई नहीं ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक मत करो, लेकिन अब की बार डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। उसी से जो है ये बौखला गई और इन्होंने कहा अगर हम चाहें तो अमित शाह जो अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो बौखलाहट की राजनीति है इसे कहते हैं नकारात्मक राजनीति, और ये निकलती है फ्रस्ट्रेशन से। एक मुख्यमंत्री द्वारा देश के गृह मंत्री के लिए जो इस तरीका की भाषा का प्रयोग दर्शाता है कि राजनीतिक जमीन जो है वो नीचे से खींच सक रही है, और ये जो बयानबाजी है ये बिल्कुल ये दिखाती है कि चुनाव जो है ये हारने जा रही है। अब उसके पीछे 4 कारण क्या है, देखिए टीएमसी की जो चिंता है उसके 4 क्या कारण है। एक तो एसआईआर हुआ है जहां बताया गया कि 50 से 60 लाख जो वोट है वो यहां पे जो देखे 1.36 करोड़ जो वोट है वो काट दिए गए हैं। 50 से 60 लाख वोट जो है उसका मार्जिन जो था पहले बीजेपी का वोट से 38% था, लेकिन अगर 50 से 60 लाख वोट का अंतर था और वहां से 1.5 करोड़ के करीब वोट कट जाते हैं तो आप एक दूसरा यहां पे बनता है। तीसरा है 58 लाख वोट जो है प्रभावित हुए हैं, और एक यहां पे आप देखोगे अवैध घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हुई है। यानी कि अगर आप देखते हो ये 4-5 ऐसे कारण हैं जिससे लेकर के टीएमसी तो चिंता में है, लेकिन बीजेपी मानती है कि ये ऐसे कार्य हो चुके हैं कि जिससे टीएमसी की जो सरकार है वो विदा होने वाली है। बूथ पर संग्राम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि टीएमसी चाहती है कि जो बूथ हैं वो सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि नहीं, जो आपकी जो पूरी की पूरी बंगाल के अंदर पहले से भी वो डरा धमका करके जो वोटिंग कराई जाती है या कह दिया जाता है कि आप वोट डालने मत जाइए। इस तरीका का लोग जो है अलग अलग चर्चा करते हैं, जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उनका आप टीवी पर डिबेट सुनते होंगे, वो इस तरीका की चर्चा करते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि देखो बाहर हम क्या करेंगे, जो सोसाइटी होगी उसके गेट पर ही बूथ बना दिया जाएगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और जाकर के पोलिंग बूथ में वोट करके फिर अपने घर आ जाएंगे, दूर जाना नहीं पड़ेगा, समझ गए, ताकि ये जो लोग बीच में खड़े हुए हैं वो उनको धमकाएं और या तो वोट डालने से मना करें या फिर अपने पक्ष में डलवाने के लिए उनको धमकाएं, ऐसा लोग और ऐसा मानते हैं। ठीक है, अभिषेक बनर्जी जो है वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्टेड हूं और तुम सेलेक्टेड हो। किससे कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से। तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं इलेक्टेड हूं। अब बात इस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी कि इलेक्टेड आज कैसे होते हैं, उसका क्या है वो, ठीक है, मैं कभी और बात करेंगे इस पर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का चक्र भी वही फिर दोबारा से आप आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो अखिलेश यादव हैं वो फंसे हुए हैं इस चक्रव्यूह में, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये जो एसआईआर है ये मेरे पक्ष में है या मेरे विपक्ष में हुआ है। अब इसे लेकर के कभी तो वो कहते हैं कि भाई जो एसआईआर है वो सही है, कभी कहते हैं कि इससे तो बीजेपी के वोट कटेंगे। अब देखिए आप एक एक देखिए, जैसे पहले वो क्या कहते हैं, हम एसआईआर नहीं होने देंगे, शुरू में कहते हैं कि हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे जब उसका बिहार वाला जो रिजल्ट आता है उस टाइम पे। फिर दूसरा इनका दूसरे चरण में एसआईआर करवा लो लेकिन आधार कार्ड को जोड़ दो, यानी कि अब इन्होंने दूसरी बात बदल दी। फिर तीसरी बात पर आते हैं, ये तीसरी बात में कहते हैं कि यह वोट काटने की प्रक्रिया है, साजिश के तहत सपा के वोट काट रहे हैं। अब किसे क्या पता भाई ये सपा का वोटर है किसका है, ठीक है। फिर आते हैं पांचवा बयान, इनका चौथा बयान आता है योगी जी ने एक बयान दिया था अपने कार्यकर्ताओं को जो वो प्रोत्साहित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भैया थोड़ा सक्रिय हो जाए नहीं तो हमारे ही वोट कट जाएंगे। तब इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं भाजपा के 50-60 हजार वोट हर बूथ से कट रहे हैं। अब फिर दोबारा से क्या कह रहे हैं, 1.1 करोड़ लोग जो है नए वोट जुड़ने से जो है बीजेपी को जो फायदा हो जाएगा। मतलब उन्हें पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, मतलब वो कंफ्यूजन में है। तो एक यहाँ पे भी जो कंफ्यूजन क्रिएट है, ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक ही मुद्दे पर बार बार जो है वो सपा प्रमुख जो है वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। इससे पता चलता है कि बिल्कुल क्लूलेस हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, पता ही नहीं है। अब तीसरा जो केस है वो है महाराष्ट्र का, ठीक है, जो वहाँ के पंचायती जो चुनाव है वो हो रहे हैं। आगामी निगम जो नगर निगम के जो चुनाव है, विशेष रूप से जो बीएमसी, ठीक है। अब महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए दो ठाकरे बंधु जो हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे वो उन्होंने हाथ मिला लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल की बात है। इसी तरीका से आप देखोगे तो ये चाचा भतीजे जो हैं दोनों के दोनों इन्होंने भी हाथ मिला लिए हैं। तो शरद पवार हो ये एनपीसी के दोनों, ठीक है, शरद पवार अपनी राजनीति की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ जो नगर निगम है वहां से अपने भतीजे, ठीक है, जो अजीत पवार है उनके साथ जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब राजनीतिक लड़ाई बचाने की बात आ गई है। अब है एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली उलझन है, वही क्यों, जैसे मैंने आपको बता दिया, सहयोगी जो दल है नीतीश कुमार जो है और चंद्रबाबू नायडू जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये बीजेपी को धोखा दे देंगे, उन्होंने धोखा दिया नहीं। कांग्रेस में जो राहुल गांधी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये टाइप के जो नारे देते हैं वो लोगों तक डायरेक्ट जुड़ते नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि लोगों को जो है ये नारे जमीन पर होते हुए दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए वो जुड़ते भी नहीं है। और फिर है साझा रणनीति क्या है, अन्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता हैं वो अपने बयान देते रहते हैं ताकि जो कांग्रेस है वो पता ही नहीं चलता कि भाई कंफ्यूजन की स्थिति में क्रिएट हो जाती है कि ये कांग्रेस की लीडर जो है वो बीजेपी के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ है। रणनीतिक पक्षघात की स्थिति में विपक्ष केवल एक नैरेटिव की कमी से नहीं जूझ रहा है, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, ये नैरेटिव की कमी नहीं है, बल्कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि इनका जो है ना अपना आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उससे जूझ रही है। भारत की जो पूरा विपक्ष है वो समझ नहीं पा रहा है कि अब हम जो वोट जो कह रहे हैं ना कि वोट डालो शासन करो, हम फूट नहीं डाल पा रहे हैं। ये है
फूट नहीं डाल पा रहे हैं समाज में, क्योंकि अगर आप 20% वोट के लिए या 15% वोट के लिए 80% समाज को जो है इस तरीका से, ये नहीं है कि आप शांत हो, नहीं आप बिल्कुल खुलकर के 20% के साथ हो, ये समस्या आप जो है खड़ी कर रहे हो, और ये इनके जो है आने वाली राजनीतिक जो जमीन है उनको खींच लेगी। इस तरीका की राजनीति सर्वाइव नहीं कर पाएगी भारत के अंदर। अब जो राजनीति है वो 2010 वाली राजनीति बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जितने भी लीडर हैं, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, ये बात स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में कि आप 2010 वाली राजनीति बिल्कुल नहीं कर सकते। आप आज समाज को तोड़ करके राजनीति नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं दिखना चाहिए लोगों को